पोर्न वेबसाइट्स या अडल्ट कंटेंट, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सब जानते हैं। अगर डेटा की माने जाए तो वर्ल्ड की टॉप पोर्न वेबसाइट के ऊपर हर महीने 13 बिलियन विजिट्स होते हैं और सेकंड टॉप पोर्न वेबसाइट के ऊपर 9.7 बिलियन विजिट्स हर महीने होते हैं। मानो या ना मानो, अपनी लाइफ में हर किसी ने एक बार तो ये साइट जरूर विजिट की है। और इतना ही नहीं, जब आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं उस टाइम भी 28,000 यूजर्स ये अडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और इसके साथ ही हर सेकंड इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारे लिए ये वीडियोस सिर्फ एक 10 सेकंड के प्लेजर के लिए होती हैं, लेकिन उस प्लेजर के लिए कितने लोगों का सेक्रीफाइस आता है, इस इंडस्ट्री के अंदर कितनी काली सच्चाई छुपी हुई है, वो सब आप नहीं जानते हैं। अगर आपको वो सब पता चल गया तो आप अपने उस 10 सेकंड के प्लेजर को बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हैं। We have some startling numbers to throw out here for you. 1 out of 10 teens hooked on pornography. 40% of kids ages 12 to 19 say they have sent nude or semi-nude pictures of themselves online or using their cell phone. So you may think internet porn is for grown men, but it is a problem in boys, some as young as 8 years old. Well, kids are being exposed to more sexual images than ever before thanks to technology. The addiction got so bad that even if I was having sex 5 times a day, it just wasn't enough for me. Now the good news, it is treatable. अगर ऐसे साइट्स की नंबर की बात की जाए तो उनका नंबर टोटल 4 मिलियन से भी ऊपर है, जो कि पूरे इंटरनेट के 12% से भी ज़्यादा है। अब जैसे कि कोर्नहब, फेक टैक्सी, ब्रेजर्स या फिर जितनी भी आप पोर्न वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं, उन सबको एक ही कंपनी ओन करती है, या फिर हम कहें इन सारी वेबसाइट्स के पीछे एक ही बंदे का हाथ है, जो कि अपनी आइडेंटिटी को भी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखना चाहता है। आज हम जानेंगे इन वेबसाइट्स की पूरी सच्चाई, उनके बैकएंड में क्या चलता है, कैसे काम होता है, किन किन लोगों का उसके अंदर सेक्रीफाइस जाता है और किस तरह से वो वीडियोस आप तक पहुंचती हैं। शुरुआत करते हैं टाइम में थोड़ा पीछे जाके, अर्ली 2000s में। उस टाइम पे ना ही तो इंटरनेट होता था, ना ही स्मार्टफोन होते थे, ना ही टीवी वगैरह होते थे। तो एंटरटेनमेंट के लिए होता था सीडी या डीवीडीज, जिनको डीवीडी प्लेयर्स या सीडी प्लेयर्स के अंदर चलाया जाता था। और उस टाइम पे इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए सबसे टॉप पर कंपनी थी विविड एंटरटेनमेंट, जिसका ईयरली रेवेन्यू उस टाइम पे $100 मिलियन का था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, इंटरनेट आता गया, मार्केट के अंदर यूट्यूब आया, वीमियो जैसे प्लेटफॉर्म्स भी आए। अब इंटरनेट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स आने के बाद में इन डीवीडी और सीडीज की सेल मात्र 13 साल में 80 से 90% तक गिर गई। अब इसके अंदर एंट्री होती 4 बंदों की, जो कि वेबसाइट्स क्रिएट किया करते थे, जिनका नाम था मैट किजर, स्टीफन मैनोस, सैरास एंटोन, हुसैन यूसुफ। ये 4 बंदे वेबसाइट्स बनाकर इंटरनेट के ऊपर पैसा बनाने के लिए निकले थे। और वेबसाइट बनाते बनाते इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अडल्ट वेबसाइट्स बना दी। अब वेबसाइट्स बनाने के बाद में इनको 2 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया, वॉच टू पे एंड ट्यूब साइट्स। ट्यूब साइट्स का कंसेप्ट पूरी तरह से यूट्यूब से कॉपी किया गया था, जैसे कि आप उसके नाम को भी देख सकते हैं, यूट्यूब एंड ट्यूब साइट्स। और यूट्यूब से ही इंस्पायर्ड होकर कुछ अडल्ट वेबसाइट्स भी बनाई गई, जैसे कि रेड ट्यूब और यूपोर। यूट्यूब से ही बना यूपोर और यूट्यूब से ही बना रेड ट्यूब। अब इन वेबसाइट्स के अंदर एक ही दिक्कत थी कि इनके ऊपर जो कंटेंट था वो री अपलोडेड होता था, जिसके बाद उनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आता था। और इसी इश्यू को सोल्व करने के लिए इन लोगों ने किया क्या कि अपना एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर दिया, जिसके अंदर वो खुद प्रोड्यूस करते थे और वीडियोस को रिलीज करते थे। तो इससे क्या होता था कि उनको कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं होता था। और जो प्रोडक्ट कंपनी इन्होंने बनाई थी उसका नाम था ब्रेजर्स, जिसका नाम आपने अच्छे से सुना होगा। ये ट्यूब साइट्स मार्केट के अंदर एक बड़ी सक्सेस के रूप में आई और इन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया। देखते ही देखते 2007 तक ये वेबसाइट्स पूरे इंटरनेट को डोमिनेट करने लग गई थी। फिर उसी साल इन्हीं 4 बंदों में से एक मैट किजर ने एक डोमेन नेम खरीदा, जिसका नाम था cornhub.com। उस टाइम पे अगर फ्री एडल्ट कंटेंट की बात की जाए तो एक ही नाम सबकी जुबान पे आता था, वो था कोर्नहब। कोर्नहब उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा और उसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो गई। अब इन्होंने क्या किया कि लीगल एक्शन से बचने के लिए और अपने पूरे इस काम को सीक्रेट रखने के लिए एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था मैनविन। इसी मैनविन कंपनी के अंडर ये सारी वेबसाइट्स आती थी और अपना काम करती थी। फिर मार्च 2010 में कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से उनको अपनी ये कंपनी सेल करनी पड़ी और जिस बंदे ने ये कंपनी खरीदी थी उसका नाम था फेबियन थिलमैन। फेबियन मैनसब कंपनी का ओनर था, जिसके अंदर प्लेबॉय, वेबकैम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आती थी। और ये कंपनी खरीदने के बाद उसके पास ट्यूब साइट्स का भी पूरा कंट्रोल था। प्रोफेशन से फेबियन थिलमैन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसने नेक्स्ट जनरेशन एफिलिएट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया था। अब इस सॉफ्टवेयर का काम क्या था कि ये ट्रैक करता था कि एक वेबसाइट्स के ऊपर कितने यूजर्स ने एड्स या बैनर्स के ऊपर टैप किया है, और इसी सॉफ्टवेयर से कमाए हुए पैसों से उसने ये सारी कंपनीज को खरीदा था। 2006 में उसने प्लेबॉय खरीदी, उसके बाद में 2010 में ये सारी ट्यूब साइट्स को खरीद लिया था। सॉफ्टवेयर डेवलपर होने की वजह से वो एसईओ करने में पूरा एक्सपर्ट था और उसी वजह से उसकी गाइडेंस में ये ट्यूब साइट्स और भी ज़्यादा ग्रोथ करने लग गई। अब कुछ महीनों बाद उसे फंडिंग की जरूरत पड़ी, तो उसने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और जेपी मॉर्गन से $350 मिलियन उठाए। उसके बाद 2012 में इसने मैनविन और मैनसेप दोनों कंपनीज को मर्ज करके एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था माइंडगीक। अब जितनी भी ट्यूब साइट्स, जितनी भी अडल्ट साइट, जितनी भी वेबसाइट्स आप देखते थे, वो सिर्फ एक ही कंपनीज के अंडर आ गई, जिसका नाम था माइंडगीक। लेकिन माइंडगीक कंपनी अपना असली काम पूरी तरह से छुपा कर रखते थे और वो प्रेजेंट करते थे कि वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। डेटा को देखा जाए तो इनके पास
170 साल का अडल्ट कंटेंट प्रेजेंट था। ये अपने ऑपरेशंस को पूरी तरह सीक्रेट रखते थे, कोई हेडलाइन नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, कोई ड्रामा नहीं, और कोई नहीं जानता था इनके बैकएंड में कैसे काम हो रहा है, कैसे ये वीडियोस को शूट कर रहे हैं और कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। एक पूरी वीडियो को शूट करने के पीछे क्या प्रोसीजर रहा है, कितने लोगों का सेक्रीफाइस रहा है, वो कभी भी नहीं दिखाया जाता था, और हमें सिर्फ मिलता था तो 10 मिनट का फाइनल कंटेंट, जिसके एंड में क्या हुआ है, उसके बैकएंड में क्या हुआ है, हमें कुछ भी पता नहीं होता था। कुछ पोर्न स्टार्स की अगर माने तो ये सबसे वर्स्ट और बी ग्रेड इंडस्ट्री है काम करने के लिए। And doing a whole lot of drugs, and I got really fucked up one night, and I was at a club, and I don't really remember the circumstances that led up to this, but I had like an actual on the roof of this club. पोर्नहब के ऊपर तो सेक्स ट्रैफिकिंग का इल्जाम लगा था, जो कि बाद में प्रूव भी हो गया था। साल 2024 आते आते बहुत ही स्ट्रेंज इवेंट्स होने लग गए, बहुत ही सारे पोर्न स्टार्स मिसिंग होने लग गए थे धीरे धीरे करके। और इस इंडस्ट्री के कुछ टॉप के नाम आते हैं सोफिया लियोनी, जिसकी सिर्फ 26 साल की उम्र में डेथ हो गई, जिसका रीजन बताया गया एक्सप्लॉयटेशन, और कुछ आर्टिकल्स की माने तो उसका रीजन ड्रग ओवरडोज और अल्कोहल कंजम्पशन बताया गया। और इसी के साथ दो बड़े नाम ऐड होते हैं, एमिली विलियम्स और थियाना फिट्स, जिनके डेथ का रीजन भी ड्रग ओवरडोज और एक्सप्लॉयटेशन को ही बताया जा रहा है। तो अब बात यह है कि यहाँ पर किस तरीके के मेंटल टॉर्चर और किस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसे एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है तो उसको कोई भी अपलिफ्टिंग या पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो मिल नहीं रहा होगा। और इस चीज का आंसर दिया लाना रोड्स ने, जो कि इंडस्ट्री की टॉप परफॉर्मर है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें ये सब एक्टिविटीज करने के लिए फोर्स किया जाता था और ड्रग का ओवरडोज किया जाता था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक या दो लोगों के साथ होता था, जितने भी इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते थे ये सबके साथ किया जाता था। जितने भी एक्सट्रीम एक्ट्स हम देखते हैं वो ज्यादातर ड्रग्स या अल्कोहल के नशे में किए जाते हैं। इसी एक्सप्लॉयटेशन और ड्रग अब्यूज की वजह से बहुत सारे पोर्न स्टार्स की एक यंग एज के अंदर ही डेथ हो जाती है। अब बात आती है कि अगर इतना ही सब होता है, इतना ही एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो हर साल इतने ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों बनते हैं, क्यों इसके अंदर काम करने जाते हैं? तो इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है इंडस्ट्री की ग्रोथ और उसके पैसे कमाने की कैपेसिटी। इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है, या फिर हम कहें कि बहुत ही कम समय में आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सब अपनी मर्जी से ही आते हैं, बल्कि मेजोरिटी लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती बुलाया जाता है, या फिर बहला फुसला कर या धोखे से बुलाया जाता है। यानी कि उनको असली काम के बारे में डिस्क्लोज किया ही नहीं जाता है और उनको किसी और काम के बहाने से बुलाया जाता है और उसके बाद ये सब शूट करवाया जाता है। और ऐसा एक केस सामने आता है जहाँ पर गर्ल्स डू प्रोन के ओनर्स मैथ्यू इजैक और माइकल प्रेड को 14 साल की जेल की जाती है, क्योंकि वो यही सब इलीगल काम अपनी साइट्स पर कर रहे थे। ये दोनों इंटरनेट पर क्लोथिंग और मॉडलिंग के नाम से अपनी ब्रांड चलाते थे और उसी के लिए लड़कियों को हायर करने के बाद उनसे ये सब काम करवाए जाते थे। और यही नहीं, इन्होंने फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स भी रखी हुई थी जो एड शूट्स के लिए आई गई लड़कियों को कन्विंस करती थी कि ये सब जो भी शूट हो रहा है ये हम कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं डालेंगे और आपकी सारी ये आईडी प्राइवेट रखी जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। अगले ही दिन उनको पब्लिक कर दिया जाता था और इन लोगों ने 100 वीडियोस के थ्रू $17 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया था। फिर कुछ विक्टिम सामने आए, इन दोनों के ऊपर केस किया गया और इन्हें 14 साल की जेल हुई। और ऐसे ही कुछ एलिगेशंस पोर्नहब पर भी लगे थे। इस साइट के ऊपर भी बहुत सारी गर्ल्स के कंसेंट के बिना उनकी वीडियोस को पोस्ट किया गया, पब्लिक किया गया। लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट्स के बाद भी माइंड गीक ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। ट्विटर के ऊपर शट डाउन पोर्नहब के नाम से कई सारे हैशटैग भी चलाए गए और जब ज्यादा आउटरीच हुआ तो कैनेडियन पार्लियामेंट ने माइंड गीक के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। ऑलमोस्ट सभी क्रेडिट कार्ड कंपनीज और पेमेंट गेटवेज ने भी माइंड गीक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। NCUSC ने पोर्नहब की पेरेंट कंपनी माइंड गीक को ऐसी 1 मिलियन वीडियोस को डिलीट करने के लिए ऑर्डर दिए। ये वही वीडियोस थे जिनको या तो बिना कंसेंट के अपलोड किया गया था या फिर ये सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर आते थे। और इसी के बाद ही कैनेडियन पार्लियामेंट ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने पोर्नहब को ऐसा कंटेंट प्रमोट करने के लिए अक्यूज किया जिसमें फोर्सफुल एक्ट्स इन्वॉल्व थे और फ्यूचर में एज कंसेंट वेरीफाई करना और इसी के साथ ही एक प्रॉपर ऑडिट करने का भी ऑर्डर दिया। पोर्नहब पर हर साल 4 मिलियन फोटोज और वीडियोस अपलोड होते हैं जिनको सिर्फ पोर्नहब के कुछ एम्प्लॉयज ही मैनुअली ऑडिट करते थे। अडल्ट कंटेंट बहुत ही ज्यादा नंबर में अवेलेबल है क्योंकि उसको कंज्यूम करने वालों का भी नंबर बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट टॉप 3 वेबसाइट्स पर हर मिनट 1.5 लाख व्यूज ऐड होते हैं। समय से पहले फोन और इंटरनेट की एक्सेस मिलना इस प्रॉब्लम की जड़ बनता है और इसी से बनती है कोर एडिक्शन। इस कंटेंट को कंज्यूम करने की स्टार्टिंग एज 11 से 13 साल हो चुकी है और 16 से 22 साल की एज ग्रुप में ये कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। समय से पहले अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है आपके माइंड के लिए भी और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी। तो कोई भी इंसान अगर अर्ली एज में अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करता है तो वो उसी टाइम पे अपने इनोसेंस खो देता है और इसी के साथ ही उसको दुनिया को देखने का परसेप्शन पूरी तरह से बदल जाता है और उसके बाद चाहकर भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकता। वो नॉर्मल तरीके से सोच नहीं सकता जैसा कि वो अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने से पहले सोच सकता था। सैडली हमारी सोसाइटी के अंदर ये अडल्ट फिल्म ही सबसे ज्यादा सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करती है और दुर्भाग्य की बात यही है कि इन्हीं वेबसाइट्स के अंदर दिखाया जाता है कि औरत सिर्फ
आदमी के प्लेजर का एक टूल है। 7 कंट्रीज की 22 स्टडीज को कंपाइल करने के बाद ये डाटा सामने आता है कि जो लोग अडल्ट कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो फिजिकली ज्यादा एग्रेसिव बन जाते हैं। इस चीज का एडिक्शन एक एंडलेस लूप की तरह है। एक बार जो बंदा इस लूप के अंदर आ गया उसके लिए बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक रिसर्च ये शो करती है कि वाइल वॉचिंग अडल्ट कंटेंट हमारा ब्रेन 4 गुना ज्यादा डोपामाइन रिलीज करता है। हर एज में ये एडिक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन अर्ली एज में ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अर्ली एज में अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने से वो आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी इंसान उन्हीं चीज़ों को फैंटेसाइज करने लग जाता है जो कि उसने अडल्ट वेबसाइट्स के ऊपर देखी थी, जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कहना आसान है, लेकिन इस एडिक्शन पर कंट्रोल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कीजिएगा।